स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो जेक बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, जो भी विद्यार्थी 20 मार्च को सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का पेपर देने वाले हैं, दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा ठीक है जारी किया गया दोस्तों मॉडल प्रश्न पत्र को सोल्व करने वाले मॉडल प्रश्न पत्र आप सभी का सब्जेक्टिव रहने वाला है। ठीक है, और वीडियो को दोस्तों जरा से भी स्किप करके जाने की कोशिश मत कीजिएगा। आज का ये वीडियो दोस्तों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग सेट 3 को सोल्व करने वाले हैं, माध्यमिक वार्षिक परीक्षा ठीक है 2022-23 क्लास 10 विषय सामाजिक विज्ञान पूर्णांक की बात करें तो 40 नंबर समय दोस्तों 1.5 घंटा दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो पर अंत तक बना रहेगा। और यहाँ से दोस्तों 100% सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 7 को पूछेगा, 5 को का उत्तर दीजिएगा और 10 नंबर अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको प्राप्त करना है। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। ठीक है, कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व को किस संकट का सामना करना पड़ा था। पहला विश्व युद्ध के बाद ठीक है विश्व को किस संकट के सामना करना पड़ा था दोस्तों। तो पहला यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व के प्रत्येक देश को ठीक है विश्व के प्रत्येक देश को महान आर्थिक का सामना करना पड़ा था। दोस्तों विश्व युद्ध हुआ था तो वहां जो है बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति का जो है सामना करना पड़ा था। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ था। चलिए नेक्स्ट 2 नंबर की ओर। 2 नंबर कहता है कि जोवर कौन होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोस्तों वीडियो को जरा से स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो जोवर कौन होते हैं दोस्तों, तो उत्तर में लिखना है जोवर कोई पुराना और विश्व कर्मचारी होता था। ठीक है, यानी कि दोस्तों विश्वसनीय व्यक्ति होता था, वह अपने गांव से लोगों को लाता था और उन्हें शहर में बसने के लिए सहायता करता था। जोवर दोस्तों एक व्यक्ति था जो कि पुराना और सभी व्यक्तियों का विश्वास व्यक्ति था। ठीक है, विश्वसनीय व्यक्ति था। वो दोस्तों लोगों को गांव से लाता था और शहर में बसने के लिए जो है मदद करता था। तो इसलिए दोस्तों आपको जो हर एक प्रश्न को समझना है ताकि जो है इससे रिलेटेड एक भी पॉइंट आपको याद हो तो तुरंत से ही आप बोर्ड एग्जाम में लिख दे कॉपी को। ठीक है, चलिए 3 नंबर ठीक है कि जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण दे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण दे। ठीक है, देखिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ऊर्जा के क्या उदाहरण है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस क्या है, जीवाश्म ऊर्जा के उदाहरण है। इस चीज से दोस्तों जीवाश्म कोयला से और पेट्रोल ये सब आपका जो जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर की। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी 2 राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नाम बताएं। 2 ऐसे राजनीतिक दल का नाम बताना है आपको। ठीक है, पहला हो जाएगा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग बीजेपी कहते हैं, बीजेपी। ठीक है, दूसरा हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसको दोस्तों हम लोग आईएनसी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 5 नंबर की ओर। और अभी तक दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करते हुए ठीक है और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 5 नंबर कहता है राजनीतिक दलों के समक्ष वंशवाद की क्या चुनौती है। तो राजनीतिक दलों के अधिकतर नेता ठीक है ध्यान से सुनिएगा, राजनीतिक दलों के अधिकतर नेता राजनीति में ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने करीबी रिश्तेदारों और नजदीकी सदस्यों को स्थान देते हैं। जो राजनीतिक दलों में जो अधिकतर नेता हैं दोस्तों ये क्या करते हैं कि राजनीतिक में ऊंचे ऊंचे पदों पर अपने करीबी रिश्तेदार, जो उनके करीबी रिश्तेदार यानी कहने का मतलब है राजा कोई व्यक्ति है वो अपना बेटा को या नजदीकी कोई सदस्यों को स्थान दे देता है। ठीक है, जिसके कारण कई बार अनुभवी जिसे कुछ भी मालूम ना होता है और वो दोस्तों ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंच जाते हैं। तो एक बार दोस्तों वीडियो को देख लीजिए, आसान से समझ लीजिए, कोई भी दिक्कत ना होगा। 6 नंबर ठीक है कि वाणिज्यिक बैंक से क्या तात्पर्य है। वाणिज्यिक बैंक क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य है। तो वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो लोगों से धन जमा कर लेती है तथा व्यवसाय के लिए ऋण देती है। वाणिज्यिक बैंक उन बैंकों को कहते हैं जो लोगों से धन को जमा करके और व्यवसाय के लिए क्या करते हैं, ऋण देती है। नेक्स्ट बढ़ना है 7 नंबर की ओर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वैश्वीकरण क्या है। कई बार बोर्ड एग्जाम पूछेगा ये प्रश्न है। ठीक है, भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। वैश्वीकरण क्या है। तो वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को वैश्वीकरण कहता है। विश्व के विभिन्न देशों के बीच अर्थव्यवस्था के परस्पर जुड़ाव को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट आपका कंप्लीट हुआ जिसको हम लोग अति लघु उत्तरीय कहते हैं। नेक्स्ट आप सभी का लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों 7 को इसमें भी पूछेगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 8 से लेकर 14 तक की रहने वाली है जिसमें आपको 5 का प्रश्न का उत्तर देना और एक प्रश्न पर 3 नंबर टोटल आपका बात करें तो
दोस्तों 15 नंबर दोस्तों आपको जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में मिलने वाला है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर सबसे पहले कहता है कि कॉर्न लो से आप क्या समझते हैं, कॉर्न लो क्या है और आप क्या समझते हैं कॉर्न। देखिए कॉर्न दोस्तों ये इंग्लिश वर्ड है, ठीक है। कॉर्न जो है एक इंग्लिश वर्ड है। कॉर्न किसका इंग्लिश वर्ड है आपको पता चल जाएगा वीडियो में, ठीक है। जो दोस्तों ये खाने का चीज भी होता है। देखिए 18वीं शताब्दी के अंत दशकों में, ठीक है, सरकार ने बड़े भूस्वामी स्वामियों के दबाव में कानून पास करके मक्के के, किसको कॉर्न कहते हैं दोस्तों, मक्के का, यानी कि मकाई को इंग्लिश में लोग कॉर्न कहते हैं, ठीक है। आयात पर रोक लगा दी गई। जिस कानून की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई गई थी उसे ही दोस्तों कॉर्न लॉ कहा जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देख लिए 8 नंबर प्रश्न को। चलिए नेक्स्ट 9 नंबर को देखते हैं। तो 9 नंबर का प्रश्न कहता है आपसे भी, कहा यहां पर देख लीजिए कि सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, क्यों, संक्षेप में उत्तर दीजिए। सुंदर जो बंदरगाह है दोस्तों ये 18वीं शताब्दी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया था, इसको आपको संक्षेप में बताना है। चलिए तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कि मशीनों का युग से पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारत के सूती कपड़ों का दबदबा रहता था। उस समय सूरत के बंदरगाह का बड़ा ही बोलबाला था, ठीक है, और वहां से बहुत ज्यादा निर्यात होते थे। जब यूरोपियन कंपनियों ने अपना पैर पसारना शुरू किया तो सूरत के तट पर स्थित बंदरगाह का निर्यात कम होने और वे हाशियों पर चले गए। तो क्या ये प्रश्न समझ में आया। देखिए मशीनों का युग से सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय बाजार में दोस्तों भारत के सूती कपड़े का दबदबा रहता था, ठीक है, बहुत ज्यादा मांग भी रहता था, जिसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। और उस समय सूरत के बंदरगाह का बड़ा ही एक बोलवाला था जो कि बहुत ज्यादा निर्यात करता, बहुत ज्यादा माल का उत्पादन करता था। तो इस तरह से दोस्तों आपको बना के लिखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर की, ठीक है। कहा था कि भारत के प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम बताना। देखिए भारत में सबसे प्रमुख कोयला क्षेत्रों के नाम है दोस्तों झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। इसके अलावा अब बहुत सारे नदी घाटी क्षेत्र में भी प्रमुख रूप से कोयला पाई जाती है, ठीक है। कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, प्यारे राज्य आपका झारखंड से सटा हुआ उड़ीसा, उड़ीसा के बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ में कोयला पाया जाता है मुख्य रूप से। चलिए नेक्स्ट 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न कहता है कि राजनीतिक दलों के सुधार के उपाय में उपाय के बारे में बताइए। तो राजनीतिक दलों में सुधार के लिए निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं। पहला देखें तो उच्चतम न्यायालय ने पैसे और अपराधियों का प्रभाव कम करने के लिए एक आदेश जारी किया है, और दूसरा चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवारों को अपनी संपत्ति के ब्यौरे का शपथ पत्र देना अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। और तीसरा देखें तो विधायकों और सांसदों को, ठीक है, दल बदल रोकने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। तो इस तरह से दोस्तों आपको लिखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखिए इस चैनल पर दोस्तों क्वेश्चन पेपर का वीडियो जल्द से लाने वाले हैं, ठीक है। चलिए 12 नंबर कहता है दोस्तों लोकतंत्र किस प्रकार का वैध शासन व्यवस्था है आपको बताना है, ठीक है। तो लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था है लोकतंत्र में, ठीक है। जनता लोकतंत्र कैसा वैध शासन व्यवस्था है, तो लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था। लोकतंत्र में जनता के समर्थन के बिना कोई भी नई सरकार नहीं बन सकती, आपको पता है। यह केवल लोकतंत्र में ही संभव है। जब कोई सरकार अल्पतम में आ जाती है तो उसे त्याग पत्र देना होता है और उसकी वैधता खत्म हो जाती है। इस तरह से लोकतंत्र होता है दोस्तों। लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने गए सरकार को ही से मान्यता प्राप्त दी जाती है। नेक्स्ट 13 नंबर, ठीक है, कि विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। क्या है आखिर के विकास में ऋण का क्या भूमिका है आपको बताना। देखिए विकास में ऋण की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई व्यक्ति ऋण लेकर नया कारोबार शुरू कर सकता है। ऋण से दोस्तों कोई भी व्यक्ति नया कारोबार को शुरू कर सकता है, नया उद्योग लगा सकता है या वस्तुओं का व्यापार कर सकता है, जिससे उसकी आय में वृद्धि होती है और उसका जीवन स्तर सुधरता है। अतः ऋण देश के विकास के बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मान के चले दोस्तों आप बैंक से ऋण लेते हैं कोई भी काम को करने के लिए, बड़ा कारोबार को करने के लिए, जिसके कारण दोस्तों आपका कारोबार अच्छी तरह से चलता है। तो दोस्तों इस तरह से जो ऋण जो लिए थे वो दोस्तों आपके कारोबार में क्या है बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर की, ठीक है। कहता है कि ऋण के शर्तें का उल्लेख कीजिए। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऋण, ठीक है, ऋण के लिए निम्नलिखित शर्त होते हैं। पहला, ऋण लेने वालों को बैंक को अपने आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ऋण लेने वाले बैंकों को अपना आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, ठीक है। दूसरा का देखें तो सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है और ऋण लेने के लिए ग्रांटर का होना आवश्यक है।
जब ये बैंक से आप ऋण लीजिएगा तो उनको आपको आपको जो आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है, यानी कि आप सालाना कितना जो है कितना रुपया कमाते हैं, ठीक है, 12 महीना में कितना रुपया कमाते हैं, आपको उसका प्रमाण पत्र देना होता है। और आपको सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है। और ऋण लेने के लिए दोस्तों आपको ग्रांटर का उपयोग के यानी कि ग्रांटर का होना आवश्यक है। जब तक ग्रांटर नहीं होगा आपको जो ऋण नहीं देगा, कहां से? बैंक से, ठीक है। नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोस्तों यहाँ पर 5 गो रहेगा, 3 को उत्तर देना, 15 नंबर का रहने वाला, ठीक है। 15 से 19 तक का प्रश्न रहने वाला है। तो वीडियो दोस्तों अंत तक देखिएगा, ठीक है। अब ज्यादा प्रश्न नहीं बचा है, स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी मेरा नेक्स्ट चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया मैथ के लोग, ठीक है, नेक्स्ट चैनल का नाम है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जल्दी से। वहां पर भी क्वेश्चन पेपर का वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। कहता है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दे, ठीक है। चलिए, खाद्य उपलब्ध पर तकनीकों के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण निम्नलिखित है। पहला, यातायात और परिवहन साधनों में काफी सुधार किया गया, तेज चलने वाले रेलगाड़ियां बनाई गई और जो बोगियों का भार को भी कम किया गया, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर बाजारों में कम लागत पर ही आसानी से पहुंचा सकता था। तो इस तरह से दोस्तों आपका पहला हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं दूसरा का, तो देखिए, और नेक्स्ट दोस्तों दूसरा, ठीक है, दूसरा कहता है 1870 के दशक तक अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जा सकता था, ठीक है, क्योंकि उस वक्त तक मांस का निर्यात करने के लिए उचित तकनीकी नहीं थी। नई तकनीकी के आने पर यह स्थिति बदल गई। पानी के जहाजों में रेफ्रिजरेशन, ठीक है, की तकनीकी अब स्थापित कर दी गई, जिससे जल्द खराब होने वाली चीजें भी लंबी यात्रा पर जो लाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी समझ सकते हैं मांस के बारे में किस प्रकार से गाएगा, ठीक है। ये दोस्तों मुख्य रूप से फिश की यानी कि मछली का बात भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों मछली जो बड़े बड़े तालाब से आती है और वो दोस्तों बर्फ में रखे जाते ताकि वो जो खराब ना हो, ठीक है। 17 नंबर कहता है कि दूसरे देशों में किस प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती थी। उत्तर, दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्नलिखित प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती थी। पहला देखें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती थी जो बाजार के नजदीकी हो जाते थे, जहां कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रमिक उपलब्ध हो जाएं। दूसरा देखें तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से उत्पादन करती थी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता स्थानीय कंपनियों को खरीदने और उसके बाद उत्पादन का प्रसारण करना था। नेक्स्ट दोस्तों एक और आपका जो 3, 4, 5 पॉइंट हम लोग देखा, तो सबसे पहले ध्यान रखें जो एसएसटी का पेपर मिलेगा, ठीक है, 20 मार्च को, तो सब्जेक्टिव में दोस्तों जितना हो सके आपको पॉइंट वाइज आंसर को देने का प्रयास कीजिए, जिसके कारण दोस्तों एग्जामिनर अच्छे मार्क्स दे, ठीक है। तो विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों को उत्पादन का ऑर्डर करते थे और बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादों से माल तैयार करने अपने नाम से बेचती थी और वो अपने नाम का ब्रांड लगा देती थी। इस प्रकार से दोस्तों होता था कंपनियों बहुराष्ट्रीय कंपनियां सरकारी नीतियों पर ही नजर रखती थी जो उन्हें हितों को देखभाल करती थी। चलिए नेक्स्ट इस प्रकार से लिखना था, ठीक है। अब हम लोग 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि का वर्णन कीजिए। उत्तर, जब किसी खेत से केवल इतनी उपज होती थी कि उससे परिवार का पेट किसी तरह भर पाए तो ऐसी खेती को प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि कहते थे। इस तरह की खेती जमीन के छोटे टुकड़े पर की जा सकती थी। आदिम औजार तथा परिवहन की सहायता से इस तरह की खेती की जाती थी और इस प्रकार की खेती मुख्य रूप से मानसून पर ही और जमीन के प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती थी। ऐसी खेती में जलवायु अनुसार फसल का चुनाव किया जाता था। जैसे धान के दिनों में धान रोपा जाता था और गेहूं के दिनों में गेहूं रोपा जाता था। तो इस तरह से दोस्तों आपका था, ठीक है। और लास्ट वाला जो प्रश्न दोस्तों 19 नंबर का, ये आपका एक मैप से संबंधित प्रश्न। तो जितना भी दोस्तों मैप से संबंधित प्रश्न, ठीक है, इसका दोस्तों मैं एक नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा जिसके कारण दोस्तों आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा 5 नंबर। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।